समाधि स्थल है जहाँ पर उनकी स्मृतियां रखी हैं, जहाँ पर उनका एक अंतिम संस्कार उन्होंने उनकी कार को बेच खाया। इस प्रकार के भी आरोप तमाम लगते रहते, तो ये कार उसके लिए भी लगाई गई है। भाई और ब्राह्मण समुदाय से संबंध रखने वाली लड़की दोनों कुछ हमारे साथ हम उस शख्स की कहानी लेकर चल रहे हैं जिनके चंबल के अंदर एक गढ़ जो बसपा का माना जाता था उनके जमाने में। उनकी बायोग्राफी के माध्यम से आप लोगों तक यह पहुंचा रहे हैं कि जो डॉक्टर पीपी चौधरी साहब आखिर क्या थे। उनके गांव से यह ग्रांड रिपोर्ट है। हमारे पीछे जो देख रहे हैं आप, जो मेरे साइड में लगी है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा, 14 अक्टूबर 2014 को इसकी स्थापना की गई है। और इधर बात करेंगे तो इधर डॉक्टर पीपी चौधरी साहब जो कि बसपा के पूरे प्रदेश अध्यक्ष थे, उनकी प्रतिमा को लगाया गया है। इसके पीछे का उद्देश्य है कि लोग चौधरी साहब को सदियों तक याद रखें। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को तो लोग पहचानते हैं, जानते हैं, मानते हैं, लेकिन चौधरी साहब को भी इस गढ़ में एक बेहद मजबूत क्षेत्र है। और जो उनकी आज जन्म स्थली गांव है, उस गांव में भी यह होना चाहिए कि उनकी एक प्रतिमा है। इस प्रतिमा से लोग आने वाले समय में एक प्रेरणा भी लेंगे कि क्या कुछ चौधरी साहब का बैकग्राउंड था, आखिर उनकी प्रतिमा को स्थापित क्यों किया गया। तो कई लोग ऐसे होंगे जो इनको जानते भी होंगे, इनकी बात को मानते भी होंगे, उनके साथी भी होंगे। उन लोगों से भी हम बात 2014 को यह प्रतिमा लगाई गई है। कई लोग इस पर पट्टिका पर भेंटकर्ताओं के नाम भी दिए हैं। यह गांव का नाम है रामचंद्र का पुरा। रामचंद्र का पुरा भी आखिर इसका नाम क्यों पड़ा, इसके पीछे भी कई कारण होंगे। चौधरी साहब का आजकल इसको नाम भी बोला जाता है, चौधरी का पुरा भी बोला जाता है। तो कई नाम इसके पड़ चुके हैं। तो बात करेंगे तमाम लोगों से, तब तक बने रहिए हमारे साथ। तो लगातार बात कर रहे हैं डॉक्टर पीतम प्रसाद चौधरी की। उनका ये गांव है चौधरी का पुरा, इसको कहा जाता है, रामचंद्र का पुरा भी कहा जाता है। उनके गांव में पहुंचकर अगर उनके घर की बात करें तो ये उनका पुराना घर है जहां पर देख सकते हैं उनका जन्म हुआ था। ये बाहर से अभी अंदर चल के बताते हैं क्या स्थिति है इस घर की और उस परिदृश्य में कब ये बनाया गया। उनके अंदर घर में अगर कोई आज भी रहते हैं लोग तो बात करेंगे उनसे कि किस प्रकार से यहाँ डॉक्टर पीपी चौधरी साहब ने संघर्ष किया है। तो बात कर लेते हैं लगातार चल के। जी, तो लगातार बात कर रहे हैं डॉक्टर पीपी चौधरी की, जो कि बसपा के पूरे प्रदेश अध्यक्ष थे। बसपा के पूरे प्रदेश अध्यक्ष जी की एक हादसे में और किसी कारणवश जान चली गई थी। आज उनके घर पर हैं और यही उनका जन्म स्थान है जहाँ पर डॉक्टर पीतम प्रसाद चौधरी यहाँ पर जन्मे थे और उन्होंने यहीं से अपनी राजनीतिक गतिविधियां प्रारंभ की थी। ये जो घर अंदर से आज इसमें लॉक लगा हुआ है, हालांकि परिवारजन यहाँ पर मौजूद है और बात करेंगे आज उनकी पूरी बायोग्राफी के बारे में कि क्या कुछ उनका लगातार रहा है और जो स्थितियां बनी थी वो क्यों बनी थी। तो बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हेमंत प्रसाद चौधरी है जी, हेमंत जी, डॉक्टर पीपी चौधरी साहब का आज परिनिर्वाण दिवस है। आज ही के दिन वो दुनिया में नहीं रहे थे। क्या कुछ ऐसी खास घटनाएं घटी थी? आरोप तमाम लगते हैं और उन आरोपों पे आपका क्या कहना है? आरोप तो कौन कैसी क्या लगा रहा है इसका तो अपन को पता नहीं है, लेकिन घटना का कारण तो पूर्व में उन्होंने जो संघर्ष बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से 1585 की जो विचारधारा के हिसाब से मूवमेंट चलाया, उसके हिसाब से बहुजन समाज पार्टी को उन्होंने एक यहाँ पर पहचान दिलाई। उसके बाद में जो घटना के संबंध में अगर आप कहना चाहते हैं तो वो घटना का जिक्र ये है कि हमारा छोटा भाई और ब्राह्मण समुदाय से संबंध रखने वाली लड़की दोनों कोचिंग पे पढ़ते थे। तो एक दूसरे से प्रेम संबंध होने के कारण उन्होंने कोर्ट मैरिज करके शादी करके वो लोग क्या है घर से चले गए थे। उसी संदर्भ में
सामने वाले पक्ष ने हम सब परिवार के सदस्यों को आरोपी बना करके एफआईआर कटा दी थी और एक समय का इंतज़ार या एक षड्यंत्रपूर्वक उन्होंने पूरा प्लान बना करके जो एक पार्टी से संबंध था, एक खारनाला एक आंदोलन हुआ था, उसमें पापा जी पर और खारनाले को सही करवाने के संबंध में एक आंदोलन रखा, उसके संबंध में एफआईआर वहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उस समय कट गई थी, तो उस तारीख पे गए थे। तो उधर से लौटते हुए आ रहे थे, तो सामने वाले आरोपी पक्ष ने पूर्व से ही पूरी प्लानिंग बना करके रखा था। तो लौटते हुए जौरा जो फाटक रेलवे का है, वहाँ पर उनके साथ में हमला प्राणघातक किया विथ हथियारों के साथ में। इसलिए आज ही के दिन 21 दिसंबर 2005 को उनकी मृत्यु हो गई थी और उनके साथ में ही मेरे बड़े भाई डॉक्टर हितेन चौधरी थे, जो विदिशा में लटेरी तहसील है उसमें मेडिकल ऑफिसर थे। तो आज ही के दिन उनकी भी मृत्यु उन्हीं के साथ में हो गई थी। क्या कहेंगे आज इस छोटे से घर में कितने भाई-बहन थे आप लोग? कितने आपके पिताजी कितने भाई थे? हमारे पिताजी 3 भाई हैं, 3 भाई थे, जिसमें मेरे पिताजी सबसे बड़े थे, जो एक मेडिकल ऑफिसर थे शहडोल में और उन्होंने रिज़ाइन करने के बाद में ये समाज का, पार्टी का काम करना स्टार्ट किया था। और उनसे छोटे हैं, उनका नाम हरदयाल चौधरी थे, वो कृषि विभाग में एडीओ थे और उनसे छोटे हैं वो कमल किशोर, वो ग्वालियर में इस समय वो हैं ज़िंदा और बाकी पापा और बड़े चाचा एक्सपायर हो चुके हैं। वो अम्बेडकर पॉलिटेक्निक ग्वालियर में अभी प्रोफ़ेसर की नौकरी पे अभी सेवा दे रहे हैं। तो 3 हमारे पापा 3 भाई थे और हम 5 भाई थे, जिसमें बड़े भैया हैं डॉक्टर हितेन चौधरी, वो उनके साथ एक्सपायर हो गए और बाकी हम 4 लोग हैं, जिसमें मैं, बड़े भैया के बाद मैं और मेरे से छोटे 3 लोग और हैं, जो वर्तमान में तीनों नौकरी कर रहे हैं और मैं यहाँ पर अकेला गाँव में इस समय यहाँ पर खेती-बाड़ी का देखता हूँ। आप इतने बड़े घर में इतने लोग कैसे रहते होंगे? उस समय की परिस्थितियाँ अलग होंगी आपकी, गरीबी से जीवन भी बिताया होगा। कैसे स्ट्रगल किया उस समय जब नौकरी नहीं लगी थी, तब पिताजी क्या करते थे? जब पूर्व के समय पे जब दादाजी तो टोटल किसानी के ऊपर निर्भर थे, उनके पास 6 बीघा ज़मीन थी, दादाजी के पास। तो दादाजी ने 6 बीघा ज़मीन में से 3 भाई और 2 बहन थी, उन जो बुआ है हमारी, उनको 6 बीघा में ही पालन-पोषण किया उस समय और उस समय ही पापा पढ़ते थे, तो बाकी पढ़ाई के साथ-साथ वो अ, जो भी काम मिलता था उसको करते थे। यहाँ के लोग लगभग जैसे बिलगाँव है और अपना ये गाँव है, तो उस समय बारी हुआ करती थी, तो खाई वगैरह डालने का भी काम करते थे वो। और वो समय तो ऐसा था, जिस समय लाइट तो थी नहीं, चिमनियों से पढ़ाई करना और दिन में मज़दूरी करना। तो कैसे स्ट्रगल किया होगा, ये तो परिस्थितियाँ उनके सामने रही होंगी, कितनी परेशानियाँ उठाई होंगी। आज तो लाइट भी है, जाने-आने के लिए वाहन है, बाकी उस समय तो तांगे से भी सफ़र में आना-जाना होता था, पैदल भी और साइकिल से जाते थे। तो एमबीबीएस का पढ़ाई किसको मतलब कहाँ से कोचिंग ली? शुरुआत तो की होगी कोचिंग की कहीं न कहीं से। डॉक्टर बने तो पहले कोचिंग लेना होता, तो कोचिंग का कोई काम किया है घर से ही सिर्फ़ तैयारियाँ की? मैं समझता हूँ उस समय कोचिंग नहीं चलती थी, स्कूलों में ही पढ़ाई होती थी। बाकी किसी भी स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है, क्या वो कोचिंग के भरोसे आगे शिक्षा ले सकता है या कोई घर से। तो मेरे संज्ञान में ऐसा नहीं है। हमारे पापा ने तो दिन में मज़दूरी प्लस रात को चिमनी के उजेले में पढ़ाई की है और ऐसा मेरा कहना नहीं है। मेरे परिवार में जितने भी उनके जो हम उम्र भाई हैं, उनके मुँह से और अपने दादाजी के भी मुँह से उनके संघर्ष के बारे में और उन्होंने क्या-क्या परेशानियाँ उठा कर के इस चीज़ का सामना किया, ये उनके माध्यम से ही मुझे पता लगा है। इतने भाई-बहन आप थे तो उनमें से आपका नंबर कौन-सा है? बाकी अन्य लोग क्या-क्या करते हैं? हम 5 भाई और 1 बहन थी। जो बड़ी बहन है वो तो शादी हो गई, श्योपुर में ब्याही हैं
और बाकी मेरे से बड़े भैया थे जो एक्सपायर हो गए, वो भी एमबीबीएस डॉक्टर थे, जो मैंने अभी बताया कि वो लटेरी में विदिशा में मेडिकल ऑफिसर थे। और उसके बाद में पापा टोटल राजनीति जो इस्तीफ़ा उससे नौकरी से देने के बाद में टोटल राजनीति में समाज सेवा में जो काम किया, तो मैंने भी अपनी पढ़ाई ग्रेजुएशन बीएससी ग्रेजुएशन किया है। और उसके बाद में टोटल पापा के साथ में सन 93 से मैंने उनका एक सारथी के रूप में साथ रहा हूँ। जैसे कई तरह की, जैसे मान लो गाड़ी चलाना है उनकी, या जो भी पार्टी की ओर से बताते कि बेटा ये कर दो, वो कर दो, तो जैसे वॉल राइटिंग करना, झंडी पोस्टर वगैरह लगाना, चुनावी के समय पे जो भी काम मिलता उस हिसाब से मैं एक उनका लड़का तो था ही, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं अपने पापा के लिए काम कर रहा हूँ। मैंने उस समय भी यही मान के चला कि पापा तो हैं ही, लेकिन मेरा भी उत्तरदायित्व बनता है कि पार्टी में जितना भी समय जो भी मिले वो मुझे भी करना चाहिए। कौन-कौन से पद पर है पार्टी के? पापा की बोलें तो वो सबसे पहले तो प्रदेश के जिले के अध्यक्ष थे। उसके बाद में साहब कांशीराम जी ने उनको प्रदेश का राजनीतिक सलाहकार बनाया था। उसके बाद में फिर प्रदेश के अध्यक्ष रहे, और प्रदेश अध्यक्ष के बाद में फिर बिहार का प्रभारी बना करके भी उनको ज़िम्मेदारी दी थी। आपके घर से कोई राजनीतिक जीवन क्यों नहीं निकाल पाया? खासकर प्रदेश अध्यक्ष पीपी चौधरी साहब दुनिया से चले गए। उसके बाद कोई राजनीति में आगे नहीं आया। इसके पीछे क्या कारण रहा? राजनीति समय-समय के हिसाब से उलट-फेर चलता है। कुछ समय ऐसे भी रहते हैं जो अच्छा काम करने वाले लोग रहते हैं। कुछ समय ऐसे भी होते हैं जो लोग दूषित भावना से काम करते हैं, जो लोगों को रोकने का काम करते हैं। बाकी आप अगर कहना चाहें तो मैं अपने बारे में ये बताना चाहूँगा कि पापा को ख़त्म होने के बाद में मेरा पार्टी से बिल्कुल मोह भंग नहीं हुआ। मैंने कभी ये नहीं माना कि आज मेरे पिताजी नहीं है तो मेरे लिए बीएसपी भी नहीं है। ऐसा कभी मैंने महसूस नहीं किया। लोगों ने कैसे भी कितने भी तरीके से क्या गुमराह किया, किसको किसके बारे में, मेरे बारे में क्या कहा, इससे मुझे कोई मतलब नहीं रहा। मैं बराबर पार्टी में आस्था उस समय से आज तक रखता हूँ। और मैं वैसे विधानसभा, मुझे ज़िम्मेदारी मिली विधानसभा अध्यक्ष की, मुझे ज़िम्मेदारी दी सुमावली की, तो मैंने उस पे भी काम किया। बाकी उसके बाद मैं लोकसभा प्रभारी बनाया तो मैंने उस पे रहते हुए काम किया। अब इस समय वर्तमान में जो भी लोग कर रहे हैं, अपने हिसाब से ठीक ही कर रहे होंगे, लेकिन ज़िम्मेदारी अब आगे अगर मिलती है, तो बराबर मैं बहुजन समाज पार्टी के लिए ही काम करूँगा। क्योंकि इस बहुजन समाज पार्टी को तैयार करने में, इसकी पहचान कराने में, और इसके लिए मेरे पिताजी का पूरा जीवन इसमें समर्पण हो गया। आज वो दुनिया में नहीं है। तो मैं समझता हूँ अपने मामले में मैं भी पार्टी से कभी मुँह नहीं मोड़ना चाहता। बशर्ते ये है कि आज की स्थिति में जो पार्टी की दुर्दशा वर्तमान पदाधिकारियों की कार्य के कारण हो रही है, उसको देखते हुए मुझे काफ़ी खेद होता है। क्योंकि मेरे पिताजी ने जो संघर्ष किया उस समय पर, उसके अनुरूप अगर देखा जाए तो आज की कंडीशन में पार्टी उसी स्टेज पे है, उसी स्टेज को भी नहीं कहना चाहेंगे, क्योंकि आज जनसंख्या, वोटर भी बढ़ गए हैं। और काम 2005 में जब पापा ख़त्म हुए, उसके बाद में आज 2023 है। तो 2023 में हमें अगर उस गति से काम करते रहते तो आज बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनना चाहिए थी। और मुरैना ज़िले में अब श्योपुर ज़िला दूसरा बन गया है, इसलिए 2 विधानसभा सीट उधर हो गई हैं। लेकिन लोकसभा क्षेत्र में आज श्योपुर आ रहा है, तो 6 मुरैना विधानसभा की सीट प्लस 2 श्योपुर विधानसभा की सीट। तो आज देखने में ये आ रहा है कि पापा के कार्यकाल में उन्होंने यहाँ से 3 एमएलए बना कर के दिए, और जो भी सीट और बाकी की रहती हैं, वो सेकंड नंबर पे रहती थी। जो आज देखने में ये आ रहा है कि आज बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत को मैं ये नहीं कहूँगा मेहनत नहीं करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन उनको भी ये ज़रूरत है कि मान लो किसी को ज़िम्मेदारी मिलती है, तो उसका
अगर अपन को हार का सामना करना पड़ता है तो उसकी भी ज़िम्मेदारी उसको लेनी चाहिए और अच्छा काम करने वाले को आगे लाना चाहिए, जो कि इस समय मुझे देखने में नहीं मिल रहा है। मैं देखता हूँ, अपने आप में मैं देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ और लोग भी महसूस कर रहे हैं कि जो लोग उस समय पर से आज तक चल रहे हैं, उन लोगों से हट करके दूसरा नया व्यक्ति कोई ऐसा लाने की कोशिश नहीं की जाती है, जो इस पार्टी को गति दे। हर बार हार का सामना करने के बाद वही पुराने लोग, वो जो थे, जिन्होंने कभी अपने आप में ये महसूस नहीं किया कि हमारी ज़िम्मेदारी में पार्टी को ये नुकसान हुआ है, तो हम इसका उत्तरदायित्व लेते हैं और हम ये कहना चाहते हैं कि हमसे अच्छा काम कोई करके दिखाए, तो उसको ज़िम्मेदारी दी जाए। तो दूसरे के बारे में उनका सोचना एक इस तरीके का प्रतीत होता है कि जैसे वो अपनी ही बपौती समझ रहे हैं कि ये पार्टी जब तक रहेगी, जब तक ही हम रहेंगे, बाकी दूसरों को आगे नहीं आने देंगे। लगातार ये भी बात है कि जो कार्यकर्ता आज लगे हुए हैं, वो कहीं न कहीं बताया जाता है कि वो चौधरी साहब के साथ वाले ही हैं। मतलब चौधरी साहब के जो साथ उन्होंने जो काम किए हैं, वही लोग हैं। ऐसा भी जो अभी कार्यकर्ता जो काम कर रहे हैं, बताया चौधरी साहब के जो साथ काम करते थे, वही कार्यकर्ता है, नया तो कोई भी नहीं बना। हाँ, यही तो मैं आपसे बताना चाह रहा था और मेरा कहने का तात्पर्य भी यही है कि जैसे मान लो मुझे ज़िम्मेदारी मिले, अगर ज़िम्मेदारी मिलने के बाद में अगर काम किया, काम का रिज़ल्ट नहीं आया, तो मेरा उत्तरदायित्व ये होना चाहिए कि भई मैंने काम किया, अपना प्रयास किया और मैंने योगदान दिया, मैंने एनर्जी अपनी लगाई, मैंने पूरी अपनी क्षमता लगाई, मैंने ये रिज़ल्ट दिया और रिज़ल्ट देने के बाद में अगर पार्टी को फ़ायदा नहीं हुआ, तो मुझे अपनी उत्तरदायित्व ये लेना चाहिए कि भई मैं इस हार का मैं उत्तरदायित्व हूँ। अब मेरे से अच्छा जो भी काम करने वाला हो, उसको आप ज़िम्मेदारी दें। तो मैं समझता हूँ कि वो अपने आप में ये चीज़ महसूस करें। तो नए लोगों को भी एनर्जी इसमें लगाना चाहिए। नए लोग आएँगे, नए लोग जुड़ेंगे, आप उनके मार्गदर्शक बनेंगे, तो मैं समझता हूँ इससे भी काफ़ी बेहतर काम हो सकता है। तमाम आरोप-प्रत्यारोप की बात करें, तो जहाँ तक आपकी जो भाभी हैं, अनीता चौधरी जो कि डॉक्टर पीवी चौधरी साहब के जाने के बाद तुरंत राजनीति में एक्टिव हुई, तो कहीं कांग्रेस में एक्टिव हुई, तो कोई समाजवादी में होती हुई, अन्य पार्टियों में भी चुनाव लड़ती हुई नज़र आई हैं, कहीं लोकसभा का चुनाव, तो कहीं विधानसभा का चुनाव। बात करें अगर बहुजन समाज पार्टी कितने भी इतने चौधरी परिवार का इतना विरोध होने के बावजूद भी चौधरी परिवार से फिर एक प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है। आखिर इसके पीछे भी कोई खास कारण हो सकते हैं? तो बसपा ने आपके प्रति कुछ गलत नहीं सोचा है, क्या मानते हैं आप? देखो, बसपा का मतलब एक व्यक्ति से नहीं हो सकता। बसपा एक मूवमेंट है, मिशन है और इस समय बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी हमारी नेता हैं और इसको ध्यान में रखते हुए अपन ये कहें कि बहन जी तक ये चीज़ें जाती हैं या नहीं जाती हैं, तो ये बात सही है कि बहन जी तक ये सारी चीज़ें नहीं जाती हैं। बहन जी तक पहुँचाने वाले प्रदेश के प्रभारी होते हैं और प्रदेश के प्रभारियों को बताने वाले ज़ोन के प्रभारी होते हैं और ज़ोन के प्रभारियों को मार्गदर्शक करने वाले ज़िले के प्रभारी होते हैं और ज़िले के प्रभारी को जो भी बताने वाले होते हैं वो ज़िले की टीम होती है। क्योंकि टीम में कोई भी गंदा हो सकता है, स्वार्थ की भावना को देखते हुए अगर कोई आदमी गलत रिपोर्टिंग अगर जैसे मान लो हमारे बारे में भी करता है, तो मेरा व्यक्तिगत रूप से कोई इसमें लाभ या हानि नहीं है। लेकिन मेरा सोचना ये है कि हर वोटर पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है और जब हर वोटर महत्वपूर्ण है, तो हर वोटर तक, हर व्यक्ति तक अपन को जोड़ने का काम करना चाहिए। लेकिन मैं देखता हूँ कि लोग अपने आप को उसी जगह पर स्टेबल करके रखने के लिए दूसरों की आलोचना कर कर के उसको पीछे धकेलने का काम कर रहे हैं कि ये व्यक्ति आगे नहीं आ जाए। यानी हमारी कुर्सी जिंदा बनी रहे, पार्टी बढ़े आगे या नहीं बढ़े, लेकिन हमारी सीट या हमारा पद नहीं चला जाए। इसलिए मैं समझता हूँ कि पार्टी को थोड़ा-सा नुकसान हो रहा है। और रही बात आप जो अनीता चौधरी की कह रहे हैं, तो अनीता चौधरी ये बात सही है कि रिश्ता कभी ख़त्म नहीं होता है। उस रिश्ते को देखते हुए वो हमारी बड़े भाई के लिए ब्याही थीं और जब तक बड़े भाई हमारे थे, जब तक तो सब ठीक था। लेकिन जब जैसे ही हमारे बड़े भाई के साथ में और पापा के साथ में जो ट्रेजेडी हुई, उसके बाद में अनीता चौधरी टोटली
परिवार से अलग होने लगी यानी उनकी कई महत्वाकांक्षा थी। अब उनकी महत्वाकांक्षा क्या थी, हो सकता है हम उनकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकते थे, तो वो अपने हिसाब से अलग अपने माँ बाप के साथ में, अपने भाइयों के साथ में रहने लगी। उनके यहाँ हमारा जाना आना नहीं है और उनका हमारे यहाँ जाना आना नहीं है। टोटली उनसे हमारे वैसे कोई संबंध टोटली नहीं है। आप गांव के किसी भी व्यक्ति या हमारे रिश्तेदार से पूछ सकते हैं। रही बात, ऐसा आपने बोला कि वो कभी चुनाव लड़ती हैं, किसी दल से लड़ती हैं, तो जब अपना कोई उनसे कोई संबंध ही नहीं है तो इसका जिम्मेदारी अपन नहीं ले सकते। आरोप तो चौधरी परिवार की बहू पर है। चौधरी परिवार की बहू है, आप चौधरी परिवार के आप भी बेटे हैं, तो कहीं ना कहीं एक ही खून में से निकले हुए लोग हैं। इस बात को आप कहीं हटा भी नहीं सकते, दूर भी नहीं कर सकते कि उनका कोई संबंध नहीं। लेकिन राजनीति की कहीं शुरुआत होती है तो कहीं ना कहीं परिवार का कोई भी होता है तो आरोप तो लगता है। देखो, एक कोख से जन्म लेने वाले 5 पुत्र भी एक जैसी सोच रखने वाले नहीं हैं, नहीं हो सकते। उसी तरीके से हर भाई की सोच एक जैसी नहीं हो सकती। मैंने अपने पापा के संघर्ष को करते हुए अपनी आँखों से देखा है। उनकी परेशानियों को भूखे प्यासे रह करके संगठन के लिए परेशानियों का सामना करके जो संघर्ष उन्होंने किया है, जितना अच्छा मैं समझ सकता हूँ, उतना अच्छे से मेरे भाई भी नहीं समझ सकते। क्योंकि जिस रास्ते पर अपन चलते हैं, जब ही उस रास्ते का अपन को अनुभव होता है कि कहाँ पर गड्ढा है, कहाँ पर गिट्टी डली है, कहाँ पर रेता डला है या कहाँ पर खंडा डला है। तो मैंने अपने पापा का एक परछाई के रूप में काम किया है, तो उनके संघर्ष को जितना मैं अच्छे से समझ सकता हूँ, उतना मेरे भाई नहीं समझ सकते। और जितना मेरे भाई समझ सकते हैं, उतना हमारी जो दूसरे परिवार को छोड़ के जो भाभी के रूप में आई हैं, तो वो नहीं समझ सकती कि इन्होंने पूर्व में क्या मेहनत की होगी, कैसे इन्होंने नाम कमाया है। तो मैं कैसे मान लूँ कि वो इस चीज़ से प्रभावित होकर के इसी जगह रहे। हो सकता है उनकी कुछ व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा हो, जो पार्टी नहीं दे सकती हो, इसलिए वो कहीं भी इधर-उधर भटक करके और गलत लोगों की मार्गदर्शन में ये गलत कदम उठा रही हैं। तो इसका दोषी अगर कोई भी मुझे माने, तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि उसका दोषी मैं नहीं हूँ। मैं उस समय भी था पार्टी में और समाज के साथ, आज भी मैं पार्टी में हूँ और मैं अपने पापा के संघर्ष को ज़िंदा रखने के लिए अपने आप के समय को भी इस संगठन के लिए देने के लिए बराबर तत्पर रहता हूँ। जब भी जो ज़िम्मेदारी मिलेगी मैं उसको वहन करने की कोशिश करूँगा और मैं ज़िंदा रहूँगा जब तक मैं पार्टी से मोहभंग नहीं करूँगा। आपके ऊपर एक आरोप है, पुराना कहीं आपने दमोह का क्षेत्र बताया जाता है, दमोह में जहाँ आपने किसी प्रकार की टिकटों को लेकर लेन-देन किया है। ऐसा कोई वीडियो लोगों के बीच में वायरल हुआ था। उस समय से लगातार पार्टी में एक जो पुराने कार्यकर्ता हैं, जो चौधरी साहब के साथ के ही हैं, वही लोग इस बात को बोलते रहते हैं कि चौधरी साहब का बेटा राजनीति में तो आ जाता, लेकिन उसके पीछे का कारण ये भी हो सकता है। क्या कहेंगे? देखो, दमोह का मैटर नहीं है, शायद आप भूल रहे हैं। दमोह का मैटर नहीं है, शायद वो इधर कोई आप जगह पर है जो आप मेरे पर को और नंदलाल खरे दोनों का ही आरोप है उसमें। नहीं। देखो, ऐसा है, नंदलाल खरे जी को जो आप सुन रहे हैं इस समय सोशल मीडिया पे, काफ़ी मैं भी देखता रहता हूँ। कई लोग मुझ पे भी ये आरोप लगाते हैं कि नंदलाल खरे जी जो भी लिखते हैं, वो उनके कहे अनुसार लिखते हैं, यानी मेरे कहे अनुसार लिखते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। नंदलाल खरे जी जो हैं, वो हमारे पिताजी के साथ ही रहे हैं, जो कि मैं उस समय राजनीति नहीं करता था। मैं उस समय सिर्फ़ पापा के साथ में एक सारथी के रूप में रहता था। मैं उनकी गाड़ी चलाता था और मैं उनके जैसे भी कपड़े हैं या दवाई गोली है या जो भी वैसे जो उनकी ज़रूरत के अनुसार जो भी काम देते थे उसको करता था। चूँकि वो मेरे पिताजी को अपना गुरु मानते हैं या मार्गदर्शक मानते हैं या अपना नेता मानते हैं, इस वजह से वो अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं। तो चूँकि वो जो प्रकट करते हैं, वो मेरे पिताजी हैं, जिनके बारे में लिखते हैं। तो लोगों का अर्थ लग जाता है उस हिसाब से कि ये उनके बताए अनुसार करते हैं। ऐसा जबकि है नहीं, ये तो सिर्फ़ गुमराह करने वाली बात है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और आप जो टिकट के मामले में जो कहना चाहते थे, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि मैं हमेशा जब भी
कहीं भी प्रदेश में दौरा पापा का रहता था, मैं बराबर उनके साथ रहता था। टिकटों के मामले में न तो मेरा कोई किसी को टिकट देने का, न किसी को टिकट लेने का, इससे मुझे कोई मतलब नहीं था। मेरा काम था, मैं उसको बखूबी ज़िम्मेदारी से पूरा करता था। और वो जो आरोप जो लगाया है या जो भी है, उसके कहीं कोई प्रमाण ऐसा नहीं है कि जिससे ये कहा गया हो कि इसमें टिकट में ये किया है या टिकट में वो किया है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रमाण अगर कोई ला करके बताता है, उस वीडियो जो भी हो उसको सुना दे मेरे को या सोशल मीडिया पे डाल दे, उसमें ये सिद्ध कर दे कि इसमें कोई भी सौदा वाली बात है या कुछ भी लेन-देन या कुछ भी ऐसी कोई बात है, तो मैं उस दिन से अपने आप को दोषी मान के और मैं समझ जाऊँगा कि हाँ भाई ये हुआ है। जबकि जो चीज़ है वो होशंगाबाद बस याद आ गया मुझे, वो होशंगाबाद वाली टिकट की बात है। उसमें मेरे बारे में नहीं बताया गया है। उसमें मेरे बड़े भैया थे, डॉक्टर हितेन चौधरी जो एक्सपायर हो गए आज। जिस समय पे फूल सिंह बरैया को जब पार्टी से हटाया गया था, उनकी गलत कार्यनीतियों के हिसाब से बेंजी ने हटा दिया और उस समय हम दिल्ली में ही थे, पापा के साथ में ही था मैं, क्यों गाड़ी चला के मैं ही ले जाता था। तो उनको हटाने के बाद पापा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। तो प्रदेश अध्यक्ष जब पापा को बनाने के पहले भी उन्होंने संत कुमार को बनाया। बेंजी ने संत कुमार को बना दिया, क्योंकि फिर बेंजी की और साहब की मुलाकात फिर हुई। साहब तबीयत खराब थी उस समय साहब की, तो वो हॉस्पिटल में थे। तो वो उन्होंने साहब ने बेंजी से पूछा कि मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है। तो बेंजी ने साहब को बोला कि बेंजी का ये जवाब था कि वहाँ पर बरैया गड़बड़ कर रहा था। तो मैंने बरैया को प्रदेश का स्टार प्रचारक बना दिया है और संत कुमार को अध्यक्ष बना दिया है। तो साहब ने ये बोला कि अगर संत कुमार को तो मैंने मालवा में लगाया था, तो संत कुमार को क्यों बनाया? अगर बदलना था तो संत कुमार को नहीं लगा, हटाना था वहाँ से मालवा से। अगर प्रदेश अध्यक्ष चेंज करना था तो डॉक्टर पीपी चौधरी को बनाना था। तो बेंजी को ये बात साहब ने बताई, तो बेंजी ने फिर मीटिंग रखी, मीटिंग में बुलाया। तो फिर इसके गलत कार्य को देखते हुए बेंजी ने पापा को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। तो पापा को प्रदेश अध्यक्ष जैसे ही बनाया तो फूल सिंह बरैया ने वहाँ से ही एक नई पार्टी का गठन करके वहाँ दिल्ली से वहीं से ही वहीं रह गया और प्रदेश का जितना भी जो प्रदेश कार्यालय में जो सामान था उसको वहाँ से प्रदेश की कार्यालय से उन्होंने कंप्यूटर और जो भी फर्नीचर वगैरह या जो भी एसेसरी जो थी उनको सबको हटाया। क्योंकि अगर मैं बात बताऊं तो ऐसे गड़े मुद्दे हैं जिनको मैं बताऊं तो मैं समझता हूं उन्हीं गड़े मुद्दों को दबाने के लिए मुझे शायद रोका जा रहा हो, क्योंकि मैं प्रदेश की राजनीति उस समय जो उथल पथल हुई थी उससे बखूबी अच्छी तरह से मैं उसके बारे में मुझे पता है। हो सकता है उस सच्चाई को दबाया जा रहा हो, इसलिए वो आगे नहीं आने दे रहे हो या मिलने नहीं दे रहे हो, ऐसा हो सकता है। तो उस समय 1,30,00,000 रुपए सरकारी उसमें जो पार्टी के अकाउंट में थे, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष का नाम चलता था और कार्यालय के सचिव का चलता था, यानी राजाराम जैन। और राजाराम जैन को भी प्रदेश में पहुंचाने वाले हमारे पापा ही थे, क्योंकि वहाँ प्रदेश में एक जरूरत थी। दाऊराम रत्नाकर के समय पे ही इनको पहुंचा दिया था वहाँ पे कि भाई आप जरूरत है, अगर आप देख सकते हो तो आप चले जाओ। तो वो चला गया था, वहाँ प्रदेश का कार्यालय का सचिव बनाया फूल सिंह बरैया के टाइम पर। मैं बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट बताना चाहूँगा कि 1,30,00,000 रुपए का जो अकाउंट का वो बोलती है पासबुक। तो उस समय पे क्या एक महारैली का वो किया था, तो महारैली में तैयारी चल रही थी। गलत नीतियों के कारण उस समय गांधी आज़ाद जी गए थे, वो रिपोर्टिंग दी, वो सारी चीज़ें आई। उसके बाद संत कुमार को, उसके बाद फिर पापा को बनाया। तो वो घटनाक्रम ऐसा था कि जैसे ही उसको हटाया तो उसी समय उन्होंने बरैया ने टेलीफोन किया कि क्या किया, तो राजाराम ने उसमें से 70 लाख रुपए निकाल लिया और उसके बाद जो बचा बैलेंस वो भी निकाल लिया, जो पार्टी फंड में 1,30,00,000 रुपए था। तो बरैया को हटा दिया। उसके बाद ये थे राजाराम जी वहाँ पर। तो राजाराम जी के यहाँ पर जब पहुँचते हैं तो वो बुक मिलती है अपन को जो अकाउंट की, तो उससे ये पता लगता है कि पापा को बनाया तो पापा हमारे प्रदेश कार्यालय में नहीं पहुँच पाए, उससे पहले ही एक दिन पहले ही उसका पूरा बैलेंस निकाल दिया गया।
अब वहाँ से सारी बातें लीक हो रही थी, तो बहन जी ने पापा को ये बताया कि भाई ये बताइए अपनी बात लीक कैसे हो रही है, कौन है कार्यालय पे? तो कार्यालय पे कौन है? तो बहन जी को पापा ने बोला कि अपना विश्वास पात्र ही है, पर है तो कब का है? कि वो है तो बरैया के टाइम का ही। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, ये बातें लीक हो रही हैं, आप उस आदमी को हटाइए वहाँ से। तो पापा ने भी राजाराम जी से ये बोला कि राजाराम जैन से कि भाई ऐसे ऐसे है, कुछ लोग गलत खबर दे रहे हैं, मुझे तुम पे विश्वास है लेकिन कुछ गलत खबर दे रहे हैं, तो आप ऐसा करिए, कुछ समय तक कार्यालय के मतलब आओ मत, लोग उल्टी सीधी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो राजाराम जी को ऐसा डाउट हुआ कि डॉक्टर साहब मुझ पे शक कर रहे हैं, तो मेरे से बात की कि डॉक्टर साहब को समझाओ मुझ पे शक क्यों कर रहे हैं, ऐसा वैसा। तो मैंने कहा कि क्या बात है, क्या नहीं है? कि वो ऐसे ऐसे मुझे बोल दिया है। तो मैंने कहा तो कुछ समय तक रुक जाओ, भाई गलत कोई रिपोर्टिंग दे रहा है तो बहन जी के आदेश का पालन तो करना पड़ेगा अपन को। तो उसके बाद में फिर मैंने बोला कि क्या बात है क्या नहीं है। तो वो बुक जब मिलती है तो उसका जो फंडिंग है वो ट्रांसफर होती है, यानी निकल जाता है उसमें से। तो मैंने उनको बुक बता करके 2-3 दिन बाद मैंने कहा ये क्या है? तो ये बोला कि वो ऐसे ऐसे झंडियों का पेमेंट किया था 70 लाख रुपए का। तो हमने ये कहा कि तो बिलिंग बताइए, तो वो बिल नहीं दे पाए। इनने बोला कि बिल नहीं ले पाया। तो मैंने उनको ये बोला कि आप ये बताइए कि कोई 70 रुपए का पेमेंट नहीं किया आपने, और न 70,000 का किया, न मतलब ये पेमेंट 70 लाख का हुआ है, तो इसका बिल नहीं है, ये कौन मानेगा आपकी? तो उनके बारे में भी थोड़ा सा संदेह हुआ कि कुछ चीज़ें छुपा रहे थे। तो उनने बोला कि पेमेंट कर दिया, बिल था नहीं। तो वो डाउटफुल चीज़ें हुई। तो कुल मिला के ये है कि उस समय भी जो लोग थे, तो ये चीज़ों को मैं अच्छे से जानता था। तो उस लोकसभा के टाइम पर ही विधानसभा हुई। विधानसभा में आप कह रहे हैं होशंगाबाद मामला जो है ना, वो भी मैं थोड़ा सा इसमें शॉर्ट में कर देता हूँ, बता ही देता हूँ, क्योंकि उसमें हुआ क्या था, उस समय लोकसभा चुनाव थे। तो हमारे भैया की जो बातें थी वो उसमें काट पीट के बताई गई हैं। उसमें एक्चुअली ये था कि 3-4 लोकसभा के कैंडिडेट अगर चुनावी सामग्री अगर एक ऑफसेट से बनवाते हैं तो उसमें काफ़ी रियायत मिल जाएगी। ज़्यादा एसेसरी बनवाते हैं, 3-4 लोग अगर बनवाते हैं तो वो उसमें रियायत मिल जाएगी। तो उस संबंध में बात की है। तो उसमें पर्दे के पीछे से आप उस वीडियो को तो देखो, वीडियो को देखो, सुनो, समझो उसको, क्योंकि समझदारी के लिए तो उससे क्लियर हो जाएगा। तो उसमें अगर ये कहीं बताया गया हो कि आपको हम टिकट जब देंगे जब आप पैसा दोगे, या इतना पैसा दो आपका टिकट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो पर्दे के पीछे से वो पूरी प्लानिंग के हिसाब से इस तरीके से किया गया है कि उसमें किसी न किसी के षड्यंत्र के द्वारा सिर्फ गुमराह करके और लोग मतलब पापा को गलत तरीके से गलत साबित करने का कोशिश किया गया। आप उस सीडी को देखना। तो उसमें ये था कि एसेसरी अगर एक ऑफसेट से छपवाएंगे तो काफ़ी उसमें फ़ायदा हो जाएगा। तो उस संबंध में बात की है। उसमें 1 लाख का जिक्र आया है। 1 लाख में टिकट के लिए कोई 1 लाख रुपए मांगेगा क्या? 1 लाख का मैटर आया है। तो उसमें यही था कि 1-1 लाख रुपए की सामग्री के लिए आप जमा करा दें तो उसमें काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। आप सुनना उसको। तो ये तो आप खुद प्रमाणित आप देख सकते हैं, आप देखना उस सीडी को, सुनना। तो ये सारी चीज़ें थी। तो उस समय क्या हुआ, ये चीज़ों को मैं जानता था। तो फिर उसमें क्या है, हरगोविंद जौहरी, बैजनाथ कुशवाहा और ऐसे बहुत से लोग थे जो पापा को हटा दिया गया था। उसके बाद ये घटना हो गई, उसके बाद भी मैंने बहुत प्रयास किया कि मैं बहन जी तक कैसे मिलूं, मैं बहन जी तक कैसे मिलूं। तो बहन जी भोपाल में उस समय आई। तो उस समय राजाराम आ गए थे। राजाराम आ गए थे तो मैंने बोला कि सर बहन जी से मिलना है, कि चलो मैं मिलवा दूंगा आपसे। तो अभी तो नहीं मिलेंगी यहाँ पे, अभी तो होटल में रुकी हुई हैं। वो तो कार्यक्रम को ख़त्म करने के बाद में जब लौट के आएंगी होटल पे तो मुलाकात कराएंगे। तो कार्यक्रम ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद मैं आया, तो चूँकि बहन जी का तो उसके बाद में लौटने का कार्यक्रम था ही नहीं, वो तो सीधी निकल गई। तो वहाँ नहीं मिलने दिया, क्योंकि अगर मैं समझूँ इस चीज़ को तो उनका पूरा ऐसा षड्यंत्र था कि किसी भी तरीके से कोई भी मध्य प्रदेश की जानकारी बहन जी तक ये आदमी पहुँचा सकता। किसका षड्यंत्र हो सकता है? फूल सिंह बरैया का, हरगोविंद जौहरी का, किसका मानेंगे? उस समय फूल सिंह बरैया तो पार्टी को निकल के समता समाज पार्टी शायद बना ली थी, तो वो तो निकल ही गया था। लेकिन उसके बाद में ये
गुमराह करने के पीछे सबसे ज़्यादा जो षड्यंत्र है, वो उस समय जौहरी का था। जौहरी ने ही पापा को निकलवाने के लिए परशुराम मुदगल से एफिडेविट बनवाए कि साहब ये पैसा लेते हैं, और एक जालिम सिंह धाकड़ हैं वो सबलगढ़ के, तो उनसे एफिडेविट बनवाए कि अगर आपको जिंदा रहना, आगे टिकट लेना है, तो चौधरी का तो खेल खत्म होने वाला, उनको तो पार्टी से निकाला जा रहा है। उस समय शंभू दयाल आ गया था। शंभू दयाल तो उसने कहा है, वो सारी चीज़ें इस तरीके से सेटिंग की कि अगर तुम्हें टिकट चाहिए तो इनको निपटाओ, लिखो इनके खिलाफ। अगर आप इस बात में सत्यता समझ रहे हैं कि ये सत्य है, तो आज भी परशुराम मुदगल जी तो आज भी हैं, और जालिम सिंह धाकड़ जी शायद आज भी होंगे, तो उनसे जाकर के प्रमाण कर सकते हैं, जबकि एफिडेविट इनसे दिलवाया। और ये पूरा षड्यंत्र जो चला था वो विद्याराम कौशल के घर पे चला था। हरगोविंद जौहरी और विद्याराम कौशल के घर पे सारा षड्यंत्र चला था, ये कि कैसे भी करके इसको निपटाना है चौधरी को। ये चीज करके इन्होंने क्या, उस समय एफिडेविट वगैरह दिलवा करके इन्होंने ये षड्यंत्र करके निकाल दिया। लेकिन प्रदेश के कुछ बुद्धिजीवियों की बहन जी के पास खबर गई कि नहीं साहब, ये तो गलत रिपोर्टिंग दी है, और ये तो उनको जानबूझ के फंसा करके षड्यंत्र का हिस्सा है। डॉक्टर चौधरी साहब तो बहुत अच्छे आदमी है और पार्टी के लिए समर्पित हैं, उन्होंने पूरा जीवन लगा दिया इसमें, और अगर इस तरीके से ऐसे लोगों को अगर किनारे किया जाएगा तो मैं समझता हूँ कि मूवमेंट को काम करने के लिए अच्छे लोगों की ज़रूरत है। वो अच्छे लोग तैयार बहुत कम हो पाते हैं। तो फिर उनने बहन जी ने दोबारा से बिहार का प्रभारी बना दिया। उसके बाद में ये ट्रेजेडी हुई थी, तो वो चीज़ हुई थी। तो कुल मिला के मेरा कहना इसमें यही है कि आज हरगोविंद जौहरी भी पार्टी में नहीं है, आज बैजनाथ कुशवाहा भी पार्टी में नहीं है, और विद्याराम कौशल जी पर भी कई आरोप लग चुके हैं, उसके बाद भी आज भी पदाधिकारी हैं, और ममता मौर्य पर भी कई आरोप लग चुके हैं, और विधानसभा में निर्दलीय चुनाव लड़कर के पार्टी को हराने का काम किया, फिर भी आज भी पार्टी में है। और ऐसे आपको सैकड़ों बता सकता हूं जो आज पार्टी में है। वो सिर्फ पार्टी में इसलिए हैं कि उनकी जो सोच है कि जी सर यस सर करने की, उस जी सर यस सर से हमारे प्रभारी खुश हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, लेकिन गलती करने के बाद भी आज भी पद पे है। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं पार्टी में जो गलती नहीं है फिर भी घर बैठाले हुए हैं। उनके पीछे का कारण यही लोग हैं जो लोगों को आगे आने नहीं दे रहे। उसकी वजह से मैं तो ये मानता हूं कि जो आदमी को आप घर बैठा लोगे, जिस आदमी का आप साथ नहीं लोगे, तो क्या वो वोटर नहीं है? वो एक पार्टी का वोटर तो हो सकता है। रोस्ट आप करोगे तो हो सकता है वोट भी नहीं मिले। तो पार्टी को जोड़े रखने के लिए एक गुमराह हुआ व्यक्ति को भी आपको लाना पड़ेगा, बैठे हुए व्यक्ति को भी आपको जिम्मेदारी देनी पड़ेगी, उसको भी विचारधारा से जोड़ना पड़ेगा। हर व्यक्ति की, हर वोटर की अपन को जरूरत है जब पार्टी मजबूत होगी। अभी बात करें तो बहन जी ने उत्तराधिकारी आकाश आनंद को घोषित किया है, क्योंकि युवाओं का दौर है। क्या कहोगे आकाश आनंद के बारे में, और खासकर बहन जी को क्या संदेश देना चाहोगे? देखो, आकाश आनंद जी को जिम्मेदारी आज उत्तराधिकारी भले ही बनाया है, लेकिन बहन जी ने भी आकाश आनंद जी को मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में पहले, आज उत्तराधिकारी बनाने से पहले भी उनको पहले काम दिया। काम करने के बाद में जब ऐसा लगा कि हाँ, ये धरातल पर अच्छा काम कर सकते हैं, और लोगों की उनके साथ में जो मिलनसार नीतियाँ रहीं, उनका साथ दिया, उनको समझा, उनको माना कि हाँ हमारे नेता हैं, तो उनका काम तो सराहनीय है। लेकिन अगर रिजल्ट नहीं आया तो उसमें आकाश आनंद जी को दोष नहीं दिया जा सकता। उसमें वो हमारे नेता हैं, लेकिन एक कड़ी होती है कि आकाश आनंद जी ने प्रभारी को गाइडलाइन किया, और प्रभारी ने प्रदेश अध्यक्ष को गाइड किया, प्रदेश अध्यक्ष ने जोन के प्रभारियों को किया, जोन के प्रभारियों ने जिले के प्रभारी को, जिले के प्रभारी ने जिले के पदाधिकारियों को गाइड किया। तो टीम नीचे की ईमानदारी से काम नहीं करेगी तो रिजल्ट नहीं आएगा। क्योंकि नीचे की टीम जब काम करेगी, जब आप उनके साथ में अच्छे संबंध मधुर रखेंगे, उनसे मिलनसार व्यवहार रखेंगे, अपने आप को अपग्रेड नेता मान करके आप सिर्फ उस समय पे कार्यक्रम में, एक लीडरशिप में, एक स्टेज पे आके बैठ जाओगे, इससे बात बनने वाली नहीं है। डिसीजन सही मानते हो बहन जी का? नहीं, बहन जी का डिसीजन में तो कोई, मैं समझता हूँ कि ये तो लोग गलत आरोप लगा रहे हैं, चूँकि ये एक बहुत बड़ा फैसला है। क्योंकि
इस काम को या इस काम की जिम्मेदारी लेने के लिए एक विश्वास वाला आदमी भी होना जरूरी है, क्योंकि कई लोगों को जिम्मेदारी दी है, जो कि बहन जी ने भी बोला है, आप लोगों ने भी सुना होगा कि मैंने कई लोगों को जिम्मेदारी दे के देखा है। तो जिसको जिम्मेदारी दी उसने ही अपने आप को उत्तराधिकारी समझा, क्योंकि उत्तराधिकारी का मतलब ये नहीं है कि एक कहने से उत्तराधिकारी हो जाए। उत्तराधिकारी का मतलब पूरे संगठन को सुरक्षित रखना, कहीं ये बिक नहीं जाए, कहीं किसी के हाथ में दे नहीं दे। तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं समझता हूं कि उस जिम्मेदारी को उठाने के लिए उसी घर का व्यक्ति जो अपने आदर्श मान रहा है बहन जी को, उनके संघर्ष को मैं समझता हूं मिट्टी में नहीं मिलने देगा। वो बखूबी उसको अच्छे से निभाएंगे। ऐसा मेरा मानना है कि उनको जो जिम्मेदारी दी है उसमें कोई गलत डिसीजन नहीं है, ये तो अच्छा डिसीजन है। वो अच्छा काम करके दिखाएंगे और मैं समझता हूँ पार्टी को अच्छा प्रगति प्रकार से देंगे। डॉक्टर पीपी चौधरी जी की जो बायोग्राफी है उसमें एक नया मोड़ हम आपको ले चलते हैं। आज उनकी जो समाधि स्थल है जहाँ पर उनकी स्मृतियां रखी हैं, जहाँ पर उनका एक अंतिम संस्कार हुआ था, यानी आज ही के दिन 21 जो दिसंबर है 2005 को उनका देहांत हो गया। उनका देहांत एक बड़ा हादसा माना जाता है। जब 2005 में उनका देहांत हुआ तो लाखों की जनसंख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे थे, और ये जो समाधि स्थल है, ये जो चबूतरा है, यहीं पर डॉक्टर पीपी चौधरी जो कि बसपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे, उनकी यहाँ पर समाधि स्थल बनाया गया। कुछ बच्चे लोग हैं, इन लोगों ने आज यहाँ पर पुष्प अर्पित किए हैं, जिसको लोग पूजा भी कहते हैं। तो बात करेंगे उन बच्चों से कि आज यहाँ पर आप लोगों ने जो किया है और क्यों किया है, किसके लिए किया है, कितने लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। क्या नाम है बेटा? सानिया चौधरी। सानिया बेटा, आज आपने जो पुष्प चढ़ाए हैं, आज ऐसा क्या दिन था जिसके लिए आपने यहाँ पुष्प आज मेरे दादाजी का आज दादाजी की पुण्यतिथि थी, इसीलिए हमने यहाँ पे पुष्प अर्पित किए हैं। कितने लोग पहुंचे थे आज यहाँ पर? यहाँ लगभग 150 की संख्या में। पूरे गांव के लोग आए होंगे, हाँ। बाहर से भी लोग पहुंचे होंगे। हाँ, बाहर से लोग आए थे। ये प्रति बरस के प्रति बरस यहाँ होता हाँ। है। तो डॉक्टर पीबी चौधरी साहब की तमाम स्मृति भी रखी हुई हैं। जो उनके उपयोगी साधन थे उनको भी आपको बताएंगे कि उनकी जो कार है वो भी यहाँ पर रखी है। तो चलो, समाधि के पास में ये जो कार है ये रखी हुई है, ये कार बेहद पुरानी है और ये चौधरी साहब ने उपयोग करना शुरू की थी। और ये कार सामाजिक जो चंदा होता है, समाज का जो सहयोग होता है पार्टी के लिए, उनको देखा गया कि चौधरी साहब का इतना मजबूत गढ़ था, ये खासकर चंबल, जिसमें उनके नाम से कई काम हो जाते थे। उनकी शक्ल देख के एफआईआर हो जाती थी और जहां पर खड़े हो जाते वहां पर लाखों लोग पहुंचते। कार समाज के पैसे के द्वारा दी गई है। तो इस कार से चौधरी साहब ने पूरे ही मध्य प्रदेश में काम किया है। और उस समय की बात करें तो उस समय तो उनके पास एक और कमांडर जीप भी शायद थी, तो उस कमांडर जीप के द्वारा भी उन्होंने लगातार कार्य किया। ये जो जीप, ये लग्जरी गाड़ियों में उस समय की जो कार है, और इससे भी बहुत सारा काम किया है। बसपा का जो पथ है इस कार से भी चंबल से स्टार्ट हुआ। आज की जो भूमि है यहाँ पर पहुंचे हैं, तो इस कार का भी एक बहुत बड़ा योगदान माना जाता है।